बजट पर परिचर्चा के लिए आज हमारे साथ हमारे CFO आलोक पोद्दार जी हैं। आपका स्वागत है। और हमारे साथ हैं श्रद्धा बागला जी, जो कि चेयरपर्सन है रांची ब्रांच की द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की। आपका भी स्वागत है। पहले एक एक छोटी छोटी टिप्पणी लेंगे दोनों लोगों से। पहले आलोक जी से कि जो आज बजट पेश हुआ, विकसित भारत का सपना लिए बजट की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय सरकार, आप इसके किस तरह से देखते हैं? देखिए, बजट एक दस्तावेज होता है, एक सरकार का विजन होता है। और ये चूँकि ये सरकार ने जुलाई में एक बजट प्रेजेंट किया था जो पूरा पूर्णकालीन नहीं था, और अब उसी को आगे बढ़ाते हुए एक समकक्ष पूरा बजट डॉक्यूमेंट पेश किया है, जिसमें सरकार ने दिखाने की कोशिश की कि उनकी मंशा क्या है, बोथ मतलब 1 साल में, 3 साल में और आगामी पूरे 5 सालों में क्या सरकार करना चाहती है। तो सरकार ने वो अपने जो इकोनॉमी को अलग सेगमेंट्स में बांटा है। जैसे सरकार ने कहा है कि हम उसे एग्रीकल्चर में बांटेंगे, MSME, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स। ये 4 जो बेसिक इंजन्स बोले हैं सरकार ने कि इन चारों में हमारा फोकस रहेगा, एग्रीकल्चर, MSME, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स। और इसमें हम फोकस करेंगे, कैसे करेंगे वो हम करेंगे टैक्स रिफॉर्म्स के थ्रू, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, अर्बन डेवलपमेंट में फोकस करेंगे, माइनिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंसिंग को हम ईजी करेंगे, और जो सबसे बड़ा टॉपिक आता है इंडिया में वो है रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। यानी कि हम जो अलग अलग विनिमय जो आयोग बने रहते हैं उनमें कैसे हम समन्वय लाएंगे और चीज़ों को सिंप्लीफाई करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं। तो वो सारा चीज़ करते हुए फोकस करेंगे और उसके मद्देनज़र ही बजट बनाया गया है। और जो सबसे आज का ज्वलंत मुद्दा है या जो उल्लास का विषय है वो है मिडिल क्लास को कैसे सरकार ने एक 12 लाख तक के इनकम पर छूट की घोषणा की है। वो एक ज़रूर बहुत ही अच्छा कदम है, जिससे एक आम आदमी के जेब में रुपए बचेंगे। और अगर मैं कंपनी के रूप में देखें तो मेरा ये मानना है कि 90 से 95% एम्प्लॉयज़ हो सकता है टैक्स ब्रैकेट से बाहर आ जाए, और जो केवल हाई इनकम अर्नर्स हैं वही टैक्स ब्रैकेट में रहेंगे। तो ये एक ऐसी सरकार की मंशा है जो पहले कभी दिखी नहीं। और डायरेक्ट टैक्स में नया कोड लाएंगे, अगले साल GST नया कानून आया था, वैसे नया डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा, नया कानून लिखा जाएगा। तो वो हो सकता है कि नेक्स्ट बजट में हमें देखने को मिले। पर ये एक मोटी मोटी रूपरेखा बजट के बारे में है, दिखाई देती है। श्रद्धा जी, आपकी तरफ आते हैं। बजट जब पेश कर रहे थे तो उसमें एक टैग लाइन दी गई ज्ञान, जिसमें गरीब के लिए और अन्नदाता के लिए, यूथ के लिए और साथ में नारी के उन्मूलन के लिए, विकास के लिए बात कही जा रही थी। आप किस तरह से देखते हैं इस बजट को? इसको कुछ हद तक गवर्नमेंट ने जस्टिफाई किया है। गरीबों के लिए उन्होंने एक लेबर इंटेंसिव फैक्ट्रीज एंड ऑल है, जितने भी बिल्ट है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है, उसको उन्होंने बहुत प्रमोट किया है। जैसे इन्होंने लेबर इंटेंसिव टेक्निक, फॉर एग्जांपल फुटवेयर्स है, लेदर है, ये सब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मैन्युफैक्चर होते हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है, इसका उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया है। इसके अलावा इन्होंने किसानों के लिए भी एक स्पेशल कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड की घोषणा की है, जिससे लगभग 10 लाख फार्मर्स है इफेक्ट होंगे, एंड उनको 5 लाख तक क्रेडिट कार्ड की लिमिट दी जाएगी। ये एक सराहनीय स्टेप है, जिससे वो लोग फाइनेंस के लिए, जिसके लिए हमेशा वो लोग प्रॉब्लम में रहते थे कि किस तरह से अपने फंड्स को मैनेज करें, जुगाड़ करें, उससे वो लोग को काफ़ी राहत मिलेगी एंड वो लोग मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएंगे। बिल्कुल। नारी वाले क्षेत्र में भी नारी में उन्होंने कहा है ज़रूर, बट स्पेशली नारी के लिए बहुत कुछ नहीं किया है। खाली उन्होंने ये घोषणा की है कि 5 लाख तक लाभुक लोग को, जिसमें कवर होते हैं SC ST, विमेन, नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए इन्होंने एक नया स्कीम लाया है, जिसमें अप टिल 2 करोड़ ऑफ लोन ये लोग ले पाएंगे विद सम सब्सिडाइज रेट, जिसका अभी करेंटली डिक्लेरेशन पेंडिंग है। तो अब चलते हैं इस थोड़ा सा इसके डीप डाउन करने इस बजट पे कि ये बजट क्या है। आपने दोनों लोगों का ओवरव्यू एक सुना कि किस तरह का बजट दिखाई दे रहा है। जैसा कि आलोक जी ने कहा कि यह अगले 5 सालों की एक तरीके का रूपरेखा लगभग तय होती नजर आ रही कि किस तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो नई सरकार है, तीसरी बार जब सत्ता में आए, तो किस तरह से आगे बढ़ेंगे। पहला सवाल चलते हैं MSME, जो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी होता है। MSME के लिए इस बजट में क्या दिखाई दे रहा है आलोक सर? MSME के बारे में पहले थोड़ा सा हम लोग को एक पॉलिटिकल समझना पड़ेगा, ग्राउंड क्या था। कोरोना के समय से विपक्ष, खासकर राहुल गांधी, काफ़ी हमलावर रहे हैं कि MSME बर्बाद हो गई है और मोदी गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, और बड़े पूंजीपतियों की सरकार है, और लघु और मझोले और छोटे उद्योग जिन्हें कहते हैं MSME शॉर्ट फॉर्म में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, वो बर्बाद कगार पे है। उस पर सरकार का ध्यान नहीं रहा है। तो सरकार लगातार कोरोना के बाद से इस सेक्टर पर फोकस करते आ रही है, और इस बार उन्होंने इसे एक अपना इंजन माना है, अलग से अलग फोकस एरिया माना है।
और सरकार ने कहा है कि लगभग 5.7 करोड़ MSME है, जिसमें लगभग 1 करोड़ से लगभग रजिस्टर्ड है MSME, और उनकी एम्प्लॉयमेंट लगभग 7.5 करोड़ लोग यहाँ काम करते हैं। 36% हमारे देश का प्रोडक्शन उनके थ्रू आता है और 45% एक्सपोर्ट में उनकी भागीदारी है। ये कुछ आंकड़े हैं जो आपको समझने में ये मदद करेंगे कि क्यों ज़रूरी था। तो सरकार ने उनके लिए काफ़ी सारी योजनाएं लाई है कि एक तो क्लासिफिकेशन को बढ़ा दिया है। मतलब पहले अगर MSME में कोई किसी चीज़ की एक लिमिट थी कि वो 20 लाख तक का उसमें अगर इन्वेस्टमेंट है, तो अब उसको 2 से 2.5 गुना कर दिया गया है। अलग अलग टेक्निकल में मैं नहीं जाऊँगा फिगर्स पे, पर आप समझिए कि उसकी क्लासिफिकेशन एक लिमिट होती है कि उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया प्लांट एंड मशीनरी में या उनका टर्नओवर कितना है, तो उस लिमिट को बढ़ा दिया। यानी कि अब जो थोड़े बड़े उद्योग भी हैं, अगर लिमिट 100 करोड़ थी तो उसे 250 करोड़ कर दिया है। अगर लिमिट 10 लाख थी तो उसे 25 लाख कर दिया है। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड टर्नओवर। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम का अलग टेबल बना हुआ है। तो अब थोड़े जो बड़े उद्योग है वो भी MSME में आ जाएंगे, तो उन्हें बहुत सारी प्रोटेक्शन मिल जाती है, प्रेफरेंस मिल जाती है। तो सरकार की मंशा है कि और बड़े उद्योग भी अब MSME कैटेगरी में आए और बहुत बड़े पूंजीपतियों से उन्हें हम बचाव कर सकें। उनके लिए फाइनेंसिंग लिमिट्स अलग से ले आई है, कैश क्रेडिट हो, टर्म लोन लिमिट्स हो, कुछ कार्ड्स के बारे में बात की है, क्रेडिट कार्ड जिसे कहते हैं लोन के रूप में। स्टार्टअप्स को भी उन्होंने MSME में क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की है और पुराना जो एलोकेशन था बजट का 10,000 करोड़ का, उसे और 10,000 करोड़ रुपया और सरकार ने घोषणा की है कि हम और स्टार्टअप्स को प्रमोट करेंगे। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इसी में है। और फूड प्रोसेसिंग, टॉय प्रोसेसिंग, खासकर बिहार जो पॉलिटिकली बहुत अभी मजबूरी वाला स्टेट है हमारे गवर्नमेंट के लिए, उस पर भी फोकस रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सरकार ने MSME के थ्रू बढ़ावा देने की कोशिश की है और इसी एक पॉलिटिकल सेटलमेंट की ओर देखा जा रहा है कि अब ये विपक्ष के पास ये नहीं रहेगा मुद्दा कि सरकार इस सेक्टर के लिए कुछ नहीं कर रही है। बेहद आपने इसको क्लियर समझाया है। इसके जो रिलेटेड जो टेबल्स हैं ये हम कोशिश करेंगे कि जब सर की बात आ रही हो तो साथ साथ में वो टेबल्स भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दें ताकि उन सभी बातों को समझने में बेहद आसानी हो जाए। एक बार आते हैं श्रद्धा जी की तरफ। श्रद्धा जी, आप इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में हम लोग चर्चा जब कर रहे थे तो उसमें कुछ एक जैसे मेडिसिन से रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक बड़ी आबादी को इम्पेक्ट करती हैं, उसके बारे में ज़रा स्पष्टता से लोगों को बताएं। इसमें सरकार ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। इनडायरेक्ट टैक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स को बेसिक कस्टम ड्यूटी से कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट किया है। इसके अलावा 6 लाइफ सेविंग ड्रग्स में इन्होंने 5% बेसिक कस्टम ड्यूटी जो घटा हुआ रेट है वो अभी उन्होंने लगाया है। और बहुत सारे ऐसे बल्क मैन्युफैक्चरर्स को सर्टेन इम्पॉर्टेंट ड्रग्स जो इम्पॉर्टेंट है लाइफ सेविंग ड्रग्स के रूप में, उसमें उन्होंने सर्टेन कंसेशन दिया है। इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आऊँ तो इन्होंने बैटरी, जो मोबाइल की बैटरी होती है, उसको प्रमोशन मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया में उन्होंने सर्टेन ड्यूटी फ्री, जैसे उसमें लिथियम एंड ऑल यूज़ होता है, उसमें सर्टेन एग्जेम्पशंस दिया है। साथ ही साथ उन्होंने फ्री इनपुट्स दिया है फॉर लेदर एंड हैंडीक्राफ्ट्स। तो ये बहुत सराहनीय स्टेप है सरकार का। इससे हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स विच वी कॉल एज मेड इन इंडिया वो बढ़ेगा, मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको मेड इन इंडिया आने वाले समय में दिखाई देंगी। आलोक जी की तरफ चलते हैं। इन्वेस्टमेंट एक पिलर के तौर पे इस बजट में रखा गया है कि इन्वेस्टमेंट करना आसान हो जाएगा आने वाले दिनों में। क्या है इसके अंदर, किस तरह की चीज़ें? इन्वेस्टमेंट को भी सरकार ने एक इंजन माना है कि ठीक है, सरकार का काम इन्वेस्टमेंट करना जरूर है, इन्वेस्टमेंट लाना और इकोनॉमी को बढ़ावा देना, पर उन्होंने इसे इन्वेस्टमेंट को भी बांटा है अलग अलग सेगमेंट्स में कि हम पीपल में इन्वेस्ट करेंगे, हम इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे और हम इनोवेशन में इन्वेस्ट करेंगे। तो इन 3 पिलर्स में हम, और अगर हम डिटेल में जाएंगे तो इसमें इन्वेस्ट करेंगे। पीपल में हम कैसे करेंगे, हम आदमी में कैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर हम एक स्वस्थ मनुष्य पैदा करेंगे, बच्चा स्वस्थ रहेगा तो आगे जाके वो एक काबिल नागरिक बनेगा। तो आंगनवाड़ी से उन्होंने शुरू किया है कि आंगनवाड़ी में हम पोषण का बजट बढ़ाएंगे, तो उससे जो बच्चों में कुपोषण के शिकार है वो कम होंगे, तो आगे जाके वो समाज को और मजबूती प्रदान करेंगे। ठीक है। उसी तरह गवर्नमेंट स्कूल एंड जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ कैसे हम ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ाएं, ताकि जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो उन्हें तकनीक से भी जोड़ना पड़ेगा ताकि वो और कंट्रीब्यूट कर सके। फिर स्किल डेवलपमेंट में IIT सेक्टर का विकास होगा, मतलब और IIT की सीट्स बढ़ेंगी। और यहाँ फिर पटना का घोषणा आया कि भाई पटना जो IIT है, IIT पटना, उसका इंफ्रा में भी काफ़ी स्पेंड किया जाएगा। फिर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काफ़ी बात हो रही है आजकल, AI, वहाँ भी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के लिए एक 500 करोड़ का बजट बनाया गया है।
मेडिकल एजुकेशन में भी सीट्स बढ़ाने की बात की गई है, लगभग 10,000 सीट इसी साल, और 5 साल में 75,000 सीट मेडिकल में बढ़ाया जाएगा। फिर सेंटर कैंसर के लिए सेंटर ने घोषणा की कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कैसे हम डे केयर सेंटर्स खोले जहाँ कीमोथेरेपी या रेडिएशन की सुविधा हम, बिकॉज कैंसर एक महामारी के तौर पर फैल रहा है, तो दवाई में तो सरकार ने घोषणा की जैसे श्रद्धा जी ने बताया, पर हम कैसे मरीजों को भी देखभाल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल पे ही कर सके, जो उनकी डे टू डे वर्किंग रहेगी, मतलब रेडिएशन और कीमोथेरेपी के रूप में, जो जिसे हम डे केयर के रूप में जानते हैं। यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण घोषणा इन्वेस्टमेंट की है सरकार ने कि जो गिग वर्कर्स एक नया टर्म आया है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के पोर्टर्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं, जैसे अगर हम जो कंपनी के नाम लेते हैं जोमेटो या स्विगी के जो डिलीवरी बॉयज़ हैं या डिलीवरी जो पर्सन हैं, उन्हें गिग वर्कर्स कहा जाता है। तो उनकी आबादी लगभग 1 करोड़ है। सरकार ने पहली बार ये माना है कि वो हमारे इकोनॉमी का हिस्सा है, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उन्हें पोर्टल में रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा जो सरकार की लेबर पोर्टल है, और उन्हें आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा, और उन्हें सरकारी सुविधाओं में भी, यानी कि जो हेल्थ इंश्योरेंस सबसे बड़ा मुद्दा होता है, उसमें भी शामिल करने की अनाउंसमेंट की गई है। हम कैसे स्टेट गवर्नमेंट्स को और इन्वॉल्व करेंगे, 1.5 लाख करोड़ का एक रोड मैप बनाया गया है कि 50 साल तक का जो सॉफ्ट लोन जिसे कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया जाएगा, 1.5 लाख करोड़ तक का बजट, कि वो कुछ परियोजना बना के लाए, और पीपीपी मोड में स्टेट गवर्नमेंट भी फाइनेंस करेगी और सेंटर उसे फंडिंग करेगा, ताकि हम ओवरऑल इन्वेस्टमेंट सिनेरियो को बनाएंगे। तो जैसे आप रेलवे इंजन को चलाने के लिए बिजली या कोयला चाहिए होता है, वैसे इकोनॉमी को चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट की दरकार होती है। तो ये पूरा एक इन्वेस्टमेंट को सरकार ने साधने की कोशिश की है। एक समग्र तरीके से इसमें पीपल में इन्वेस्टमेंट के रास्ते चल करके सरकार ने एक रास्ता बनाया है कि किस तरह से आगे वो इन्वेस्टमेंट को देखती है। एक बार आते हैं श्रद्धा जी की तरफ। श्रद्धा जी, अन्नदाता को लेकर के कई सारी योजनाएं, कई सारी घोषणाएं की गई हैं, केसीसी की लिमिट बढ़ाने की बात की गई है। एक बार किसानों के लिए जो इस बजट में दिखाई दे रहा है उस पर प्रकाश डाल दें। किसानों के लिए एक तो फर्स्ट, मैंने पहले भी जैसे कहा है कि बहुत बड़ा घोषणा है सरकार का। इन्होंने 5 लाख क्रेडिट कार्ड्स इशू करने की बात की है, 10 लाख क्रेडिट कार्ड इशू करने की बात की है, जिसकी लिमिट 5 लाख होगी और ये कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड रहेगी। इसके अलावा एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो फूड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया है, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है बिहार में जो इस्टेब्लिश होना है, उसमें इन्होंने बहुत सारे फार्मर्स है, एंटरप्रेन्योर्स है, यूथ है, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर बिहार में बनती है तो डेफिनेटली फार्मर्स वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, एंड एंटरप्रेन्योर्स या मिडलमैन है वो भी इन्वॉल्व होंगे इन द मीन टाइम। तो इससे हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ यूथ होगा। ठीक है। एक लेदर इंडस्ट्री के बारे में भी एक घोषणा इस तरह से आ रही थी जो बिहार को खास तौर पर प्रभावित कर रही थी। देखिए, लेदर इंडस्ट्री में जनरली यूपी एंड ऑल में है लेदर इंडस्ट्रीज। तो लेदर इंडस्ट्रीज जो बहुत दिनों से बंद भी थी, बहुत प्रमोटेड भी नहीं थी, फुटवेयर है जिसमें लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज चलते हैं, तो वो सबको इन्होंने प्रमोट अभी किया है। एंड इसमें कुछ ना कुछ स्कीम्स ला रही है सरकार, जिससे ये इंडस्ट्रीज़ जो पहले बहुत ज़्यादा अच्छी स्टेज में नहीं थी या बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं थी, इसमें सर्टेन स्कीम्स या बेनिफिट्स या सब्सिडीज़ मिलने के कारण ये और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएंगी अभी, एंड बहुत अच्छे रनिंग कंडीशन में हो जाएगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट ओवरऑल ग्रोथ भी होगा, इकोनॉमी ग्रोथ होगा। हाँ। एक बार आलोक जी की तरफ चलते हैं। आलोक जी, एक्सपोर्ट को लेकर के इस बजट में खास तौर से अलग तरीके से ये देखा जा रहा है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाए जाने की दरकार है। क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं एक्सपोर्ट वाले क्षेत्र में? एक्सपोर्ट में सरकार ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और टेक्नोलॉजी, दो चीज़ को समन्वय करने की कोशिश की है कि हम कैसे एक्सपोर्ट को सिंपल करें। एक्सपोर्ट को आपको समझना पड़ेगा कि हम भारत में बनाए, मेक इन इंडिया के थ्रू, और उसे हम कैसे बाहर भेजें। तो इसके लिए जैसे श्रद्धा जी ने भी कहा कि भाई बहुत कस्टम्स ड्यूटी में भी किया गया है, जो कि हम जो बनाएंगे अपने यहाँ, तो उससे अगर हम कुछ बाहर से सामान हमको मंगाना भी पड़े रॉ मटेरियल के रूप में, तो उसे हम बेसिक कस्टम ड्यूटी में कैसे लोड रेट पे लाए या कम रेट में लाए, ताकि हमें लागत कम मिले, और MSME के थ्रू से हम बनाएं, तो उसे प्रमोट करने की कोशिश की गई है। और जब हम बना के उसे भेजें तब हमें फॉरेन करेंसी की जो अर्निंग होगी वो हमारा ओवरऑल इकोनॉमी को और स्टेबल बनाएगा। सरकार का ये मंशा है। और एक रेगुलेटरी रिफॉर्म करने की भी कोशिश की गई है कि बहुत सारे कानून हैं जिसमें भाई ये कंप्लायंस अगर ये नहीं करेंगे तो क्रिमिनल ऑफेंस है। जी। तो सरकार ने एक ये भी मंशा जाहिर की है कि हम जो स्मॉल या छोटे ऑफेंसेस होते हैं नॉन कंप्लायंस के, उन्हें हम कैसे, ये जो सरकार की मंशा है कि भाई हम इसे क्रिमिनल ऑफेंस के बाहर ले आए, उसे हम डिक्रिमिनलाइज कर ले, यानी कि हम आपको जेल की पनिशमेंट नहीं देंगे। अगर कुछ आपसे
ऑफेंस या नॉन कंप्लायंस होता भी है तो उसे हम फाइन या पेनल्टी या कंपाउंडिंग बोलते हैं, हम आपको जेल भेजने की नौबत नहीं लाएंगे। तो इससे भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफ़ी अच्छा होगा और ये एक रूपरेखा है एक्सपोर्ट को लेकर। एक्सपोर्ट पे खास तौर पे ये दिखाई देता है जो भी आपने डिस्कस किया। तो अगला सवाल लेकर के मैं चलता हूँ दोनों ही एक्सपर्ट से, दोनों विद्वान लोगों से, क्योंकि अभी जब मैं अपने कलीग से बात कर रहा था तो लोग कह रहे थे कि ये बताइए कि जब 12 लाख रुपए तक हमें कोई टैक्स नहीं देना है तो फिर ये स्लैब में 4 लाख पे इतना %, 10 लाख पे इतना %, ये क्या है? तो उसमें बड़ा कंफ्यूजन जैसी स्थिति हो रही थी। तो मैं आप दोनों लोगों की तरफ चलता हूँ बारी बारी से। श्रद्धा जी, आपकी तरफ से शुरू करता हूँ। इन दोनों बातों को अलग से समझाएं कि 12 लाख का क्या मतलब है और जो स्लैब्स हैं उनका क्या मतलब है। 12 लाख तक सरकार ने एग्जेम्पशन दिया है। इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल टैक्सेशन होती है, जो नॉर्मल इनकम में होती है, जैसे सैलरी है, नॉर्मल बिजनेस है, वो सब में अगर जोड़ के अगर टोटल इनकम हमारा 12 लाख होता है तो उसमें फुल एग्जेम्पशन आता है। अच्छा। फुल एग्जेम्पशन का मतलब ये हुआ कि हमारे पास कुछ स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, जैसे कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसमें सरकार ने 12.5% जो टैक्स फिक्स किया है वो इंक्लूडेड नहीं है। अगर वो इंक्लूडेड है तो टैक्स एट स्पेशल रेट ही होगा एंड उसमें हम लोग ये हमारे 12 लाख में इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है। आपके 4 लाख वाले स्लैब है, 8 लाख वाले स्लैब, जो भी आपके एप्लीकेबल स्लैब रेट्स, वो तब आते हैं जब आपके पास स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस है और इसके अलावा आपके कुछ अदर स्पेशल इनकम लाइक स्पेकुलेटिव इनकम हो गए, गेमिंग इनकम हो गए, ये सब स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस में गवर्न होते हैं। ये सारे स्लैब वाइज ही आपके टैक्स एप्लीकेबल रहेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा और आसान भाषा में आलोक सर समझाएं। क्या है कि अभी भी सामान्य जो कॉमन पीपल है उसको जानने में थोड़ा अभी भी चुनौती लगेगी। इसको आप ऐसे समझिए कि सरकार की मंशा ये नहीं है कि आप घोड़े से जुआ खेले और उसमें कमाई कर ले और उसको सरकार बोले नहीं 12 लाख तक छूट है। नहीं, सरकार की मंशा वो नहीं। सरकार की मंशा ये है कि जो आपकी कमाई होगी, नॉर्मल बिजनेस इनकम हो, सैलरीड इनकम हो, उस केस में आपका टैक्स की गणना होगी, एज पर स्लैब गणना होगी, आपका टैक्स बनेगा, पर आपको वो टैक्स जमा करने की जरूरत नहीं है। सरकार एक रिबेट का सेक्शन ले आती है जिसे 87A के रूप में जानते हैं और सरकार बोलेगी कि आप टैक्स की गणना कीजिए एज पर स्लैब, हम 12 लाख तक की जो टैक्स बनेगी उस पर आपको रिबेट क्लेम कर लीजिए और टैक्स जमा मत कीजिए, रिटर्न आप जीरो करके फाइल कर दीजिए। पर अगर आपकी मान लीजिए आपने शेयर बेचा, आपने ज़मीन बेची, आपने फ्लैट बेचा, बहुत तरह की और इनकम है जो जिसे हम नॉर्मल इनकम नहीं कहते, तो उस इनकम पे आप 12 लाख तक की छूट नहीं ले, इसलिए सरकार स्लैब को फ्लैट 12 लाख तक नहीं ले जा रही है। स्लैब वैसे ही बने रहेंगे। स्लैब में कुछ चेंजेस होने की वजह से हो सकता है हायर इनकम को कुछ बेनिफिट मिले कि पहले कोई इनकम अगर ज़्यादा रेट पे टैक्स हो रही थी तो अभी वो कम रेट पे हो रही है, वो फ़ायदा अलग है। स्लैब रेट बोलते हैं उसको हम, स्लैब चेंजेस की वजह से। अच्छा। पर 12 लाख तक जीरो कर देने का मतलब होता है कि आपकी 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं रहेगी। सरकार की वो मंशा नहीं है। अच्छा, इसको थोड़ा और साफ करें। जैसे जो टैक्स जमा करने का है वो तो हर महीने के हिसाब से टैक्स जमा होता है। जो टैक्स जमा कर रहे हैं तो उसकी 12 लाख इनकम क्या सालाना या मासिक? इसको थोड़ा और साफ सालाना, ये सालाना रहता है, एनुअल। मतलब आपकी ये जो कंसेप्ट होता है कि आप अपने एम्प्लॉयर को, अगर हम सैलरी की बात करें, जहां आप काम कर रहे हैं उसके टैक्स डिपार्टमेंट को आप अपने पूरे वर्ष की आय की गणना एक फॉर्म में भर के देते हैं और उसके हिसाब से ही वो 12 महीने में टैक्स काटता है, उसे 1/12 करके। ठीक है। तो अगर वो गणना में आप 12 लाख में हैं तो आपकी टैक्स नहीं बनेगी और आपका कोई टैक्स नहीं बनेगा। मेरा ये मानना है कि इंडिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें हम, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगभग 90 से 95% एम्प्लॉयज़ ऑटोमेटिक टैक्स रिजीम से बाहर आ जाएंगे। और सरकार ने भी कहा है कि उनका जो कॉस्ट है इस स्कीम को लाने में वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है। तो 1 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ा राशि होता है। सरकार ने उसे एक कर के छूट के रूप में आम जनों को दी है कि वो पैसा इकोनॉमी में वापस इन्वेस्ट होगा, खर्चा होगा, सेविंग होगा, तो इकोनॉमी को भी रफ्तार मिलेगी। और करीबन 67%, 67% लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास के आसपास बिलोंग करते हैं भारत में। और उन 67% का एक बड़ा हिस्सा, जैसा कि सर बार बार जोर देके बता रहे हैं कि कितना बड़ा ये एक राहत लेकर के मिडिल क्लास के लिए आने वाला है। एक छोटा सा सवाल इसमें और रह जाता है आलोक सर आपसे ही, कि सैलरी को तो पता है, सैलरीड पर्सन को तो पता है कि उसका पूरे साल का इनकम कितना है और उसके हिसाब से वो कर लेगा, लेकिन जो बिजनेसेस में लोग हैं वो कैसे इस 12 लाख का लाभ उठाएंगे? वो तो प्रति महीने उनका बिजनेस नहीं, बिजनेस में प्रति महीने टैक्स जमा नहीं होता है। वहाँ एडवांस टैक्स का कंसेप्ट होता है कि अगर आपकी टैक्स की गणना 10,000 रुपये से ज़्यादा बन रही है तो आपको क्वार्टरली टैक्स एडवांस में जमा करना पड़ता है, जो कंपनीज भी करती हैं। तो वहाँ ये स्लैब का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता है। वहाँ पे आपको टैक्स क्वार्टरली एडवांस जमा करना है और सालाना फिर जो भी डिफरेंस है उसे जमा करना है। तो वहाँ मंथली टीडीएस का कंसेप्ट ही नहीं है। उसमें एस्टिमेटेड इनकम के बेसिस पे हम लोग जमा करते हैं एडवांस टैक्स।
अच्छा, इसमें हमारा कोई फिक्स इनकम नहीं हो सकता। फिक्स इनकम नहीं हो सकता है। श्रद्धा जी आपकी तरफ चलेंगे एक बार, सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या कुछ इस बजट में दिखाई देता है? सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशली कुछ नहीं है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अगर हम लोग इनकम में टैक्सेशन की बात करें तो सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशली कुछ नहीं है बजट में। जो भी आपका 12 लाख वाला एग्जेम्पशन है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है। लेकिन टीडीएस में जो टैक्स डिडक्ट होती है ऑन इनकम, जैसे डिपॉजिट्स है, आपके पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स होते हैं, एफडीज होते हैं, ये सब में जो डिडक्शंस है ना वो एक सेक्शन में कवर होता है, दैट इज सेक्शन 194A। उसकी पहले जो लिमिट थी सीनियर सिटीजन्स के लिए वो 50,000 थी। अब उसको सरकार ने बढ़ा के 1 लाख कर दिया है। तो उससे उनके इनकम से कोई टैक्स नहीं डिडक्ट करेगी बैंक। उनका पूरा का पूरा जितना भी इंटरेस्ट इनकम अप टिल 1 लाख है वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। हाँ। एक कमेंट लेना चाहूंगा मैं, चूंकि बहुत सारे लोग बिहार और झारखंड से प्रभात खबर को देखते हैं, तो बिहार और झारखंड के लिए कुछ नजर आता है अलग से इस बजट में? जैसा बिहार में तो हम कुछ चर्चा कर भी रहे थे, झारखंड पे थोड़ा जोर डालें। झारखंड में सरकार ने स्पेशली कुछ नहीं दिया एक्सेप्ट फॉर आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो 1.5 लाख करोड़ रुपया 50 साल के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दे रही है, इंटरेस्ट फ्री लोन, वो एक सराहनीय स्टेप है। इसमें गवर्नमेंट किस तरह से कैसे इसको कर पाती है यूज, ये डेफिनेटली सरकार के ही आउटलुक पे डिपेंडेंट है। ठीक है। इसमें सरकार ने क्या किया है कि बिहार, चूंकि आपको पता है कि अभी कोलिशन गवर्नमेंट की सरकार है सेंटर में, और जेडीयू हमारे जो बिहार का रूलिंग पार्टी है कोलिशन में, वहाँ पर भी एक मजबूत खंबा है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी। तो बिहार को साधने की कोशिश की है, और इसी साल चुनाव भी है, इस साल चुनाव भी है। तो वहाँ पे चाहे मखाना बोर्ड बनाना हो, चाहे आपकी फूड प्रोसेसिंग के लिए ईस्टर्न जोन का जो गेटवे है वहाँ भी बिहार हब रहेगा। फिर आपका जो श्रद्धा मैम ने कहा कि फुटवेयर लेदर में भी थोड़ा रोल रहेगा बिहार का, उतना नहीं पर थोड़ा रोल रहेगा। फिर आपका पटना आईआईटी का एक्सपेंशन हो, नए एयरपोर्ट्स की बात हो, पटना बेटा के अलावा 4 नए एयरपोर्ट जाएंगे जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट रहेंगे। कोसी प्रोजेक्ट जो फ्लडिंग का इशू है मिथिलांचल को लाभ करने के लिए, वो फोकस एरिया है। स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात करें तो वहाँ भी बुद्धा सर्किट डेवलप किया जाएगा, तो फिर आपकी नालंदा गया ये सब एरिया कवर हो जाएंगे। तो ये सब बिहार को लेके काफ़ी सरकार ने घोषणाएं की हैं। तो ये ज़्यादा फोकस बिहार में है। और झारखंड में चूँकि अगर हम थोड़ी पॉलिटिकली बात करें तो विपक्ष की सरकार है, तो अलग से तो कुछ नहीं है। जो ओवरऑल बजट का एलोकेशन है वो जरूर झारखंड को मिलेगा। और खनिज एरिया है तो सरकार के, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 6 जो एरियाज काम करने के रहेंगे उनमें से एक माइनिंग भी है। तो माइनिंग जब डेवलप करेगा तो ऑटोमेटिकली झारखंड को भी इसका फायदा मिलेगा, चाहे वो रॉयल्टी, पैसे या रोजगार के रूप में हो। एक आखिरी सवाल श्रद्धा मैम आपसे लेंगे, उसके बाद हम आपसे एक समरी, एक रेटिंग आपसे पूछेंगे इस बजट के लिए। एफडीआई को इंश्योरेंस में 100% तक ले जाया गया है, इसका अर्थ बता दें, इससे होने वाले लोगों पे क्या असर पड़ने वाला है? ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स है। इसमें ये वो बोला गया है कि जितने भी प्रीमियम अगर डोमेस्टिक के लिए ये इन्वेस्ट होता है तो इसमें 100% छूट दी जाएगी। ये एक बहुत सराहनीय स्टेप है। रीजन बीइंग कि आपके जो फंड्स है वो डोमेस्टिकली ही यूज हो रहे हैं एंड डोमेस्टिकली ही उसके रिटर्न्स भी आ रहे हैं। ठीक है। तो इसको बेसिकली गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है, क्योंकि अपनी इंश्योरेंस कंपनी जितनी भी है आजकल, इंश्योरेंस सेक्टर्स बहुत हाइप में है। सब लोगों की अवेयरनेस भी बढ़ गई है इन टर्म्स ऑफ कि आपका LIC लेना है या अदर इंश्योरेंस पॉलिसीज लेनी है, तो सब इन्वेस्टमेंट्स भी इसमें बढ़ गए हैं इनडायरेक्टली। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली इसको प्रमोट किया है कि ये आपकी डोमेस्टिक कंपनी में ही रह जाए, इंडिया में ही रह जाए, एंड इसका जो बेनिफिट्स है फॉर इन्वेस्टमेंट, जो रिटर्न्स आते हैं हमारे, वो आपके इंडिया में ही रह जाए एंड इंडिया को मैक्सिमम बेनिफिट मिले। आलोक सर आपकी तरफ चलेंगे, एक समरी, एक रेटिंग कि 10 में से आउट ऑफ 10 इस बजट को कितना अंक मिलना चाहिए? देखिए, मैं थोड़ा क्रिटिकल एग्जामिनर हूँ तो मैं थोड़ा सा नंबर जरूर काटूंगा, क्योंकि ये मेरे काटने का मंशा कोई नीचा दिखाना नहीं है, पर जहाँ पे एक लाइन ऑफ कॉशन है वो है सरकार का उधारी, यानी कि बढ़ती जो डेट है। सरकार ने इस बजट में भी घोषणा की है कि वो लगभग 15 लाख करोड़ रुपए डेट, मतलब कि उधार लेगी मार्केट से, जिसमें लगभग 11.5 लाख करोड़ तो बॉन्ड्स के थ्रू लेंगी, RBI ऑप्शन के थ्रू, और बैलेंस स्मॉल सेविंग्स के थ्रू जो हम इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल सेविंग्स में, NSE, PPF वगैरह में, उससे सरकार लोन लेगी। तो 15 लाख करोड़ का नया लोन आ जाएगा, और सरकार की जो आमदनी का लगभग 20-22% इंटरेस्ट सर्विंग में जाएगा, जो पुराने लोन चले आ रहे हैं। तो पुराने लोन का इंटरेस्ट, नए लोन का रिपेमेंट और नए लोन, तो ये एक डेट ट्रैप है जो बात में मुद्दा उठता भी रहा है कि ये डेट ट्रैप, ठीक है, हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हमें उधार लेना पड़ेगा बिकॉज
हमारी उतनी आमदनी एज अ कंट्री नहीं रहती है कि हम खुद से देश को चला सकें, पर ये उधार बढ़ते जा रहा है। प्लस पॉइंट क्या है कि आप उधार लेके कितने असेट्स यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म असेट्स क्रिएट करते हैं। तो सरकार ने जो घोषणा की है लगभग 10.18 लाख करोड़। तो अगर हम बात करें कि आप जो कमा रहे हैं उसे तो देश चला रहे हैं, और जो उधार ले रहे हैं 15 लाख करोड़, उसमें से लगभग 10 से 11 लाख करोड़ रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं नए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, जिससे इकोनॉमी को ग्रोथ मिलती है, रोजगार पैदा होते हैं और उससे आमदनी बढ़ती है। तो ये दोनों का सामंजस्य रहे। आप उधार लेके कंज्यूम नहीं करें, फ्रीबीज नहीं बांटे, आप उधार ले और नए एसेट्स क्रिएट करें और नए आमदनी के स्रोत क्रिएट करें। वहां तक ये बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा, और ये एक लॉन्ग टर्म विजन है सरकार का। कुछ इसमें इमीडिएट स्टेप्स भी हैं, कुछ लॉन्ग टर्म भी हैं। तो मेरा जो ओवरऑल रेटिंग रहेगा वो 10 में से 8 रहेगा। तो 10 में से 8 रेटिंग के साथ आलोक जी ने पास किया है इस बजट को। श्रद्धा जी की तरफ चलते हैं। देखिए, सरकार ने ये फोकस रखा है बजट में लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज एंड यूज़ के लिए। तो ये बहुत सराहनीय स्टेप है। इसमें ये थोड़ा सा सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कर सकते थे, क्योंकि सीनियर्स इतने हमारे जितने भी है 75 बिलो वाले, वो लोग इतने साल से कंट्री को कंट्रीब्यूट ही कर रहे हैं। उनके लिए उन्होंने स्पेशल कुछ नहीं किया है। इसके अलावा इन्होंने डेफिसिट की तो डिक्लेरेशन की, बट डेफिसिट को कैसे रिकवर करना है या क्या स्टेप्स उनके होंगे उसके लिए उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। ये एक थोड़ा सा नेगेटिव था बजट में। इसके अलावा अच्छा विन विन सिचुएशन ही था सबके लिए, स्पेशली फॉर एमएसएमई में सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स को उन्होंने नहीं कवर किया, इन्होंने कवर किया सैलरीड पर्सन को भी, जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली थ्रू एमएसएमई ही वर्क कर रहे हैं या बड़े इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं, बट उनका इनकम स्लैब है सॉर्ट ऑफ आपके मिडिल क्लास लोगों के लिए ही है जी। तो उन्होंने ये सबको बहुत ध्यान में रखा और उन्होंने इस बार बहुत अच्छा उनको दिया है एक बेनिफिट थ्रू बजट। तो ये एक सराहनीय स्टेप है, बट डेफिसिट को डेफिनेटली हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए उनका कोई डिक्लेरेशन नहीं था। तो मैं उसमें इनको 8.5 ही दूंगी। अच्छा, तो ठीक है। तो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से 8 या इससे ज्यादा अंक इस बजट को मिल रहे हैं। जैसा कि भारतीय सरकार नियमित ये कह रही है, वित्त मंत्री ने भी कई बार इस बात को दोहराया है कि 2047 तक भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ लेकर के जाएंगे और भारत को विकसित देश बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो तीसरी बार सरकार बनी है, उनके पहले बजट में, पूर्णकालिक पहले बजट में, वो आगे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि इस बजट में हमें नजर आ रहा है। आप दोनों ही लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।